फ्रेंड्स, आई एम शुभम वर्मा और इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस साइकिल के बारे में बताऊंगा। तो ग्लाइकोलिसिस जो चक्र होता है इसको ईएमपी भी बोलते हैं, एम्डन मेयर पाथवे। ये वैज्ञानिकों के नाम पे है। और ग्लाइकोलिसिस होता क्या, सबसे पहले देख लेंगे कि एक विशेष प्रकार का अनाक्षय श्वसन क्रिया होती है और यह क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में के भाग में संपन्न होती है और इस क्रिया में ग्लूकोज के प्रत्येक अणु का क्रमबद्ध रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से विशिष्ट एंजाइमों की प्रक्रिया में विघटन या विखंडन के द्वारा दो अणु पार्विक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये संपूर्ण प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानी जाती है। तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल को समझने से पहले थोड़ा इसका वेव देख लेते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ग्लाइकोलिसिस जो स्टार्ट होता है ये ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला आइटम है या कंपाउंड है और इससे 2 पार्विक एसिड का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज हम ले लेंगे यहाँ पे, इसका फार्मूला होता है C6H12O6। ये 6 कार्बन आइटम होगा और इससे जो पार्विक एसिड बनेगा इसका फार्मूला होता है CH3COCOOH। तो चूंकि ये 2 बनेंगे तो इस प्रकार ग्लूकोज 6 कार्बन या 3 कार्बन आइटम हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा और ये बनेगा। पार्विक एसिड में पहुंचकर ये क्रिया एक तो एरोबोरिक कंडीशंस में हो जाती है, एक एनाबोरिक। तो जो आरबिक कंडीशंस होता है इसको इट मीन से पहुंच जाता है क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल, इसको क्रेब्स चक्र बोलते हैं। ये आपका अगर एनाबोरिक होगा तो फर्मेंटेशन में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार इसको हम अब स्टार्ट करते हैं। ये तो थोड़ा सा था इसके बारे में। अब देखते हैं, सबसे पहले हम ग्लूकोज ले लेते हैं और इसका फास्फोरिलेशन कराते हैं। फास्फोरिलेशन कराएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट और यहाँ पे जो ये स्टेप संपन्न होगा, जैसे कि आप लोगों को भी हमने थ्योरी में बताया था कि विशिष्ट एंजाइमों की सक्रियता से ये विखंडन होकर 2 अणुओं पार्विक अम्ल का निर्माण करता है। तो यहाँ पे जब ये क्रिया होगी तो ये क्रिया संपन्न होगी हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में और एटीपी। अब आप लोग सोच रहे हैं वैसे तो ऊर्जा का फॉर्मेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमको उसकी न्यू डालने पर पहले हमको अमाउंट चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, इसलिए देन हमको जो कुछ प्रॉफिट होगा कुछ समय बाद मिलना शुरू होता है। इसलिए यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम एटीपी डालेंगे और एक एटीपी निकल जाएगा। तो जब फास्फोरिलेशन हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो नेक्स्ट स्टेप आपका बनेगा, जो रिजल्टेड कंपाउंड होगा वो हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। ये आपका 6 कार्बन कंपाउंड होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप का आइसोमराइजेशन करवाते हैं। आइसोमराइजेशन करवाने पर ये बनेगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ये भी होगा आपका 6 कार्बन कंपाउंड। चूंकि आइसोमराइजेशन करवा रहे हैं इसलिए जो ये स्टेप संपन्न होगा वो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट होता है 6 कार्बन कंपाउंड, इससे आपका जो बनता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट और जो ये आपका संपन्न होगा वो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा। अब यहाँ पे 1,6 डाइफास्फेट क्यों लिखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 1 ये एक 6 पोजीशन पे आपका पहुंचता है और एक 1
पोजीशन पे, इसलिए यहाँ पे लिख दिया जाएगा 1,6 डाइफॉस्फेट। नेक्स्ट स्टेप जो आपका संपन्न होता है वो आपका एल्डोज एंजाइम की उपस्थिति में ब्रेक होकर 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डिहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट में टूटता है, जो कि आपके 3 कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं। अब इन दोनों में जो भी क्रियाएं होंगी या जो भी स्टेप होंगे तो सेम होंगे, इसलिए इसमें हम 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को ले रहे हैं, जो कि आपका 3 कार्बन कंपाउंड है और इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे। फिर इसका जब डिहाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो डिहाइड्रोजनेशन का मीन्स ही निकल रहा है डिहाइड्रेनेज एंजाइम की उपस्थिति में। यहाँ पे 2NAD+ ले लेंगे और 2NADH+H निकल जाएगा। कहीं कहीं बुक्स में लिखा मिलता है इसकी जगह पे NADH2, लेकिन वो काफ़ी हद तक ना लिखे, यही लिखा करें आप लोग 2NADH+H+, क्योंकि यहाँ पे H+ चार लगा, डायरेक्टली हम H+ नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं बुक्स में NADH2 लिखा मिलता है। इसके बाद जो ये ब्रेक होगा तो बन जाएगा 1,3 डाइफॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड, जो आपका 3 कार्बन कंपाउंड होगा। एंड नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपका बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, चूँकि ये म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा और यहाँ पे 2 ADP डालेंगे और 2 ATP का हमारा फॉर्मेशन हो जाता है। ये भी जो बनता है आपका 3 कार्बन कंपाउंड होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब स्टेप नेक्स्ट विखंडन करते हैं तो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड बन जाता है, इसके 2 मॉलिक्यूल भी बनते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में जो इसका इनोलेशन करवाएंगे, इनोलेशन के मीन से ही निकल रहा है इनोलोज एंजाइम की उपस्थिति में, और यहाँ पे दिखा देंगे कि हाइड्रोजन अणुओं का निकलना, इसलिए H2O मुक्त कर देंगे। देन आपका जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। यहाँ पे इनोलोज के प्लेस पे हम फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड भी लिख सकते हैं। फिर जब नेक्स्ट स्टेप आपका बनेगा 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, इसको शॉर्ट में PEP भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 ADP और डालेंगे, 2 ATP निकालेंगे और ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में आपका फाइनली रिजल्टेड प्रोडक्ट जो होगा ये आपका पायरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है, 3 कार्बन वाला, ये आपका तैयार हो जाता है। इस प्रकार ग्लाइकोलिसिस चक्र कंप्लीट होता है। अब अगर बात कर लें कि इसका जो ATP अकाउंट होता है, ATP अकाउंट कैसे देखेंगे, तो ATP अकाउंट अगर आपके इस पूरे प्रोसेस में 2 ATP माइनस मीन्स लॉस एंड जो आपके हैं 4 ये गेन हुए हैं, तो नेट गेन कितने हो जाएंगे भाई? नेट गेन 2 हो जाएंगे। ये तब होगा नेट गेन जब आपकी कंडीशंस एनाबोरिक होगी, और अगर कंडीशंस एनाबोरिक होगी तब आपका जो होगा 2NADH+H+, इसको इस साइड में देख लेते हैं। ये आपका 2 ATP लॉस एंड 4 ATP गेन, तो नेट गेन कितने हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे 2 ATP। ये उस कंडीशंस में है जब आपका अनाक्सी श्वसन होगा या एनाबोरिक, और अगर आपका आरबिक है तो आरबिक में जो आपका 2NADH+H+ लिए हैं, इसके आपके कितने बन रहे हैं? ये आपके
टोटल बन रहे हैं 6 एटीपीज। तो 2A और 6 टोटल आपके 8 एटीपीज बनेंगे इफ कंडीशन इज एरोबिक। तो आई होप कि ग्लाइकोलिसिस चक्र आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और अगर नोट्स बनाना चाहें तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।